हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसोल्यूशन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.com पे अपलोड किया गया है। ठीक है, तो ये अपलोड किया हुआ मॉडल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, पैटर्न के बारे में समझ में आए, कितने नंबर के कहाँ से प्रश्न आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाता है मॉडल पेपर से। ठीक है, तो मॉडल पेपर करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। निर्देश में कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इन चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए पैटर्न पर आधारित जो कुछ नियम हैं, वो नियम यहाँ पे लिखे गए हैं कि किस तरीके से आप कॉपी में किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको लिखना है, ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहले निर्देश को पढ़ते हैं और समझते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे निर्देश में दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा हमारा निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 खंड में अ तथा खंड ब में विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि खंड अ और खंड ब में विभाजित है। तीसरे चीज की बात करते हैं। तीसरा निर्देश हमारा है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक है, काला करें। देखिए, ओएमआर शीट में आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है, और आप सावधानी से और अच्छे तरीके से ओएमआर शीट फिलअप कीजिएगा। ठीक है, अगले निर्देश की बात की जाए, अगला निर्देश है हमारा चौथा नंबर निर्देश। क्या है चौथा निर्देश? है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे खंड अ में, और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए, पांचवा जो हमारा निर्देश है, पांचवा निर्देश क्या कहता है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। यानी कि खंड अ, आपका पेपर आपको पता है कि खंड अ और खंड ब में आएगा। ठीक है, खंड अ में आएगा और खंड ब में आएगा। तो आपका पेपर इस तरीके से निर्धारित है, तो इसके लिए 1 घंटा का टाइम लगेगा, टाइम दिया जाएगा आपको, इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर का जो समय है, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं छठे हमारा निर्देश क्या है। छठा निर्देश के बारे में बात कर लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी दिए गए हैं। इस प्रश्न में जो भी परीक्षा का नियम है वो यहाँ पे बता दिया गया है। जो प्रश्न पत्र में है और जो जिस तरीके से आपको लिखना है, वो चीज़ें यहाँ पे बोर्ड के द्वारा बता दी जाती है। तो ये निर्देश आप पढ़ लीजिए, उसके बाद से आप प्रश्न पत्र हल करिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि प्रश्न पत्र को हल कैसे करेंगे। देखिए, सबके सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं, तो अंक के हिसाब से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हम बात करेंगे खंड अ में हमें किस तरीके का प्रश्न पूछेगा। तो खंड अ को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ। ठीक है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लांतर युग के। तो किस ऑप्शन को आप सही करेंगे? देखिए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? तो ये जो बाबू गुलाब राय लेखक थे, वो द्विवेदी युग के लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। किस युग के? द्विवेदी युग के। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसके लिए 1 नंबर आपको मिल जाएगा, आप अगर ओएमआर शीट में अच्छे से फिलअप कर देंगे तो। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, ये क्या है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। देखिए, ऑप्शन दिया गया है, निबंध की रचना, निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। तो ठीक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तीसरा मॉडल पेपर में हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? गब्बन किसकी रचना है? गब्बन किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरि कृष्ण प्रेमी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। जो गब्बन रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन है शुक्ल युग की समयाविधि। शुक्ल युग की समयाविधि है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1919 से 1938 तक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, 1919 से 1938 तक। अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंट, रेखा चित्र। तो इसमें सही उत्तर आपका है
आपका आत्मकथा। ठीक है, तो नीर का निर्माण फिर ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या है? छठा प्रश्न है हमारा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन दिया गया है द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग की। तो सही उत्तर आपका क्या है कि जो प्रिय प्रवास रचना है वो द्विवेदी युग की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका द्विवेदी युग। अब हम बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमारा है कि मधुशाला किसकी रचना है? सातवां प्रश्न हमारा क्या है? मधुशाला किसकी रचना है? इसमें ऑप्शन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन दिया गया हरिऔध, तीसरा ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन और चौथा ऑप्शन दिया गया सुमित्रा नंदन पंत। तो सही उत्तर आपका क्या है? सही उत्तर है आपका हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है मधुशाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमारा क्या है? आठवां प्रश्न है भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? यहाँ पे हमें दिया गया है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो भारत भारती जो रचना है हमारा मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जो ऑप्शन है ये आपका सही है, भारत भारती उनकी रचना है। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? ऑप्शन दिया गया है सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1918 से 36 तक, 1936 से 43 तक। तो सही उत्तर आपका है कि आधुनिक युग की बात की जाए तो 1843 से अब तक ये आधुनिक युग ही चल रहा है। ठीक है, तो 1843 से अब तक ये ऑप्शन आपका सही होगा। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा कि मतीराम किस विधा की, किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आधुनिक काल के, भक्ति काल के, आदि काल के, रीति काल के। तो सही उत्तर आपका है रीति काल के। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, रीति काल। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां देखिए 10 प्रश्न तक तो हमें काव्य से और गद्य से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि उनके इतिहास पर आधारित होंगे। ठीक है, अब 11वें प्रश्न से हमारा शुरू हो जाएगा ग्रामर का सेक्शन। ग्रामर में से जो भी प्रश्न आएंगे रस, छंद, अलंकार, संधि, इन सब टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है? हास रस का स्थायी भाव है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शोक, रति, हास, निर्वेद। तो हास रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है हास। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है, हास। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? 12वां नंबर प्रश्न है हमारा, सोहत ओढ़े पीठ पतु। सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैन पर आपत परियो प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान रखिएगा कि सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैन पर आपत परियो प्रभात, ये दूसरा ऑप्शन सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा। 13वां प्रश्न क्या है? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 3 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। तो सही उत्तर आपका है कि ऑप्शन नंबर 3, 4 चरण होते हैं। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 14वें इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। 14वां हमारा जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है क्या है? आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बी, मान, अक, आ। तो आकर्षक शब्द, आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण शब्द जो है पहले आ जुड़ करके बना हुआ है। ठीक है, तो आ जो होता है हमारा उपसर्ग होगा, जो पहले जुड़ करके बनाया होता है वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द पहले आकर के जुड़ता है और एक उस शब्द का अर्थ निकलने लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो जो उपसर्ग होगा हमारा इसमें आ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो 15वां क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं और 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका सही है? ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए, 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। और इनके प्रकार की बात की जाए तो कौन कौन से भेद होते हैं? कृत प्रत्यय, कौन कौन प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तद्वित, ये दोनों प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। 16वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो सही उत्तर आपका है बहुव्रीहि समास। जो पीताम्बर है इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। नंबर 17 हमारा आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया गया अश्रु, आंसू, रोना,
आँख। तो आप ऑप्शन नंबर आपका एक सही है, अश्रु। जो आंसू का हमारा तत्सम रूप होता है अश्रु होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यण संधि का सूत्र है। देखिए ये जो 2023 है, 2023 में हमें संधि में केवल यण संधि ही पढ़ना है, ठीक है। केवल यण संधि पढ़ना है, केवल यण संधि, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि यण संधि वाला कहीं भी ऑप्शन आ जाए तो यण संधि आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यण संधि का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, आदगुण अक सवर्ण दीर्घ इको यणचि वृद्धरेचि। तो सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 3 इको यणचि, यानी कि यण संधि का जो सूत्र है इको यणचि है। अब हम बात करते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की। 19वां नंबर हमारा सवाल क्या है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो ये हमारा दिया गया है। इसमें से सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर एक, जो फलस्य है, फलस्य फल्यो फलानाम, इस तरीके से आता है और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही है, ठीक है। 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और अंतिम प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय का। तो ये प्रश्न क्या है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या है। तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन दिए गए द्विवचन, द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इस तरीके का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो प्रथम पुरुष एक वचन है ये अपठत, ठीक है। तो अपठत क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होने, खंड ब किस तरीके से हल करना है और किस तरीके से खंड ब में प्रश्न पूछे जाएंगे, इन चीज़ों को भी हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, अभी आपको वीडियो को रोकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। देखिए बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। तो ये जो हमारा खंड ब है ये 50 नंबर का है। पीछे हमने 20 नंबर के क्वेश्चन कर लिए। टोटल क्वेश्चन पेपर हमारा जो आएगा 70 नंबर का आएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर आप उन तरीके के क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसमें कोई कटौती नहीं होगी। उसमें ना तो राइटिंग पे नंबर कटेंगे और ना ही छोटे छोटे गलतियों पर नंबर कटेंगे, क्योंकि उसे हमें मार्कशीट में भर देना है, फिलअप कर देना है। तो अगर आपको ऑप्शन सही से तैयार होगा तो आप आसानी से गोला कर देंगे और आपका पूरा पूरा नंबर एक एक नंबर मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं कि वर्णात्मक प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णात्मक प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमारा जो 3 × 2 लिखा गया है, 6 नंबर का प्रश्न पूछेगा और ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। देखिए एक गद्यांश दिया रहेगा इस तरीके से, कहानी के जैसे हमें दिया रहेगा, जिस तरीके से यह दिया गया है, ठीक है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से ली गई होगी, ठीक है। और इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न इसमें 3 प्रश्न पूछेगा और 3 प्रश्न क्या क्या पूछेगा, गद्य तो दे दिया, उसके बाद से आपको 3 प्रश्न इस तरीके से पूछेगा। इस तरीके से देखिए, पहला प्रश्न आपका होगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न आपका पूछेगा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो दोनों प्रश्न है ये कॉमन है, ये हर गद्यांश में पूछे जाएंगे, हर गद्यांश में। लेकिन गद्यांश का जो तीसरा प्रश्न है ये हर बार बदल जाता है, ठीक है। अगर दूसरा गद्यांश आएगा तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है। लेखक के अनुसार समाज के में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर के लिए आपको घबराना नहीं है और सारे उत्तर तैयार नहीं करने हैं। आपको क्या करना है कि उसी गद्यांश को, जो हमने गद्यांश अभी दिखाया, जैसे देखिए ऊपर जो हमारा गद्यांश दिया गया है, इसी गद्यांश को खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बखूबी तरीके से। और इसी गद्यांश में ही आपका उत्तर तीसरे प्रश्न का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और आपको संदर्भ लिखने का थोड़ा सा तरीका हम बता देते हैं। जैसे कि हमें ये गद्यांश दिया हुआ है और ये जो गद्यांश था मित्रता पाठ का था, और मित्रता पाठ का जो रचयिता है, जो लेखक हैं, वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको आसानी से लिखना है, आपको हर एक चैप्टर के लेखक के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। आपको गद्यांश में क्या लिखना है, गद्यांश के संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरीके से आपको बस लिख देना होता है। आपके 2 नंबर मिल जाते हैं और 3 नंबर आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अथवा में भी एक प्रश्न आ जाएगा, तो ठीक है। एक अथवा में भी गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश आएंगे, दोनों गद्यांश में से आपको एक करना होगा, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरीके से प्रश्न पूछेगा और ये भी गद्यांश दूसरे पाठ से लिया गया होगा, ठीक है। तो गद्यांश को आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए 6 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न में आपका क्या क्या आएगा। दूसरा प्रश्न भी आपका होगा 6 नंबर का पूछा जाएगा इसमें से भी, ठीक है। 6 नंबर में क्या क्या आएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें गद्यांश नहीं बल्कि पद्यांश की बात करेगा और इसमें पद दिए रहेंगे चरण, जैसे कि पहला दिया गया चरण कमल बंदो हरि राई जाकी कृपा पगु गिरी लहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। देखिए इस तरीके का आपको गद्य पद्य मिलेगा
पद्य मिलेगा और इस पद्य की जो हमारी संदर्भ प्रसंग व्याख्या सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। देखिए ऑप्शन में 3 प्रश्न इसमें भी रहेंगे और इसमें भी अथवा करके एक प्रश्न दिया रहेगा, दोनों में से आपको एक प्रश्न करना होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न कैसा रहेगा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखिए और उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इस तरीके का प्रश्न पूछेगा। अथवा में करके भी एक दिया रहेगा हमारा पद्य और इस तरीके से 3 प्रश्न इसमें भी निर्धारित रहेंगे। तो अलंकार से एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें तीसरा प्रश्न आपका होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके का मॉडल पेपर हमें जारी किया गया है। आगे बात करते हैं, तीसरा प्रश्न आपका क्या है। तीसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि आपको 5 नंबर निर्धारित किए जाएंगे और तीसरा प्रश्न आपका पूछेगा क्या, तो यहाँ पे दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत खंड का जो कोई एक पाठ दिया रहेगा गद्य का, और संस्कृत गद्य और काव्य 2 होते हैं। ठीक है, तो गद्य की बात कर रहे हैं और गद्य में 2 दिया रहेगा, 2 गद्यांश, इसमें से किसी एक गद्यांश, या तो ऊपर वाला लिखिए या नीचे वाला। अथवा करके दिया रहेगा किसी एक गद्यांश का संदर्भ, यानी कि उसके पाठ का नाम और संदर्भ हो गया, और उसके बाद से हिंदी, उस हिंदी में अनुवाद, इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद और इस पाठ के नाम को, यानी कि संदर्भ और इस गद्यांश के हिंदी में अनुवाद को हमें लिखना होता है। ठीक है, इसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद से हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और ये पद्य है, संस्कृत का पद्यांश है, तो इसके लिए भी 5 नंबर निर्धारित होगा। इसमें भी अथवा करके देगा। ठीक है, तो 2 देगा और इसमें से किसी एक पर लिखना होगा, या तो ऊपर वाला लिखिए या नीचे वाला लिखिए। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। आप सब तैयार कर लीजिएगा। इस मॉडल पेपर में बताया गया हर एक प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि एग्जैक्ट कुछ प्रश्न लड़ भी जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 5 नंबर आपको निर्धारित होंगे, हिंदी में अनुवाद कर देंगे। तो अब देखिए बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो 5वां क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछेगा, ये 5वां क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहेगा और ये क्या कहेगा, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पर का उत्तर दीजिए। देखिए किस तरीके से देना होगा आपको। देखिए जिला वाइज, आपके जिला के अनुसार, आपके जिला के, यानी कि कई जिलाओं के अनुसार अलग अलग हमें खंडकाव्य पढ़ने होते हैं। जैसे मुक्ति दूत कहाँ कहाँ पढ़ना होता है, ये चीज़ आप देख लेंगे। ज्योति जोहार कहाँ कहाँ पढ़ना होता है, ये चीज़ आप देख लेंगे। और इसकी जो कथा वस्तु लिखनी होती है या संक्षेप में वो इसका वर्णन करना होता है या चरित्र चित्रण करना होता है। तो इसी आपको 3 नंबर इसके लिए निर्धारित होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला की बात की जाए तो देवरिया जिला में हमें मेवाड़ मुकुट से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के 2वें सर्ग में लक्ष्मी का सारांश लिखिए। इस तरीके से प्रश्न पूछ दिया जाएगा। या किसी भी जिले के हैं आप तो आसानी तरीके से आप लिख पाएंगे और ये खंडकाव्य के बारे में आपको पता होगा, तो खंडकाव्य से आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे 2023 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर के, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6वां आपका रहेगा किस तरीके से पूछेगा। देखिए ये प्रश्न नंबर 6वां आपका 5 नंबर का रहेगा। क्या पूछेगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें 3 लेखक को दिया रहेगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और उनकी प्रमुख रचनाओं को भी लिखना होगा। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर आपके इसकी जीवन परिचय लिखेंगे और 2 नंबर आपको मिलेंगे उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखने के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मॉडल पेपर में दिए गए जितने भी आपके जीवन परिचय हैं इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्जैक्ट यही आ जाएंगे एग्जाम में आपके। ठीक है, अगर नहीं भी आएंगे तो तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर देखने को मिल जाएगा और तीनों में से एक देखने को मिलेगा। तो अगर आपको तीनों याद रहेगा तो आप आसानी से इसे लिख देंगे जीवन परिचय को। ठीक है, तो ये लेखकों का जीवन परिचय हो गया। अब हम बात करते हैं कवियों के जीवन परिचय में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है, 6वां का ख है, 6वां का ख में आएगा। ठीक है, 7वां नंबर नहीं बल्कि 6वें के ही ख नंबर में हमारा आएगा। क्या प्रश्न बोलेगा कि नीचे दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। इसमें भी 3 कवि दिए रहेंगे और 3 कवियों के जीवन परिचय आपको लिखने होंगे। 3 में से किसी एक कवि के जीवन परिचय आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन दिया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास। तो इन तीनों का जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिएगा। ये तीनों का जीवन परिचय याद कर लेंगे तो कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन आपका क्या होगा, 7वां क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अब क्या कहेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो ऐसा श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में उसका जिक्र ना हुआ, उस चैप्टर से कुछ ना आया हो, उसी चैप्टर का एक श्लोक लिखना है आपको। ये 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका किस तरीके से पूछा जाएगा,
निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, संस्कृत में दीजिए। ठीक है, संस्कृत में आपको उत्तर लिखना है। ये प्रश्न जो है 4 नंबर का पूछा जाएगा और 2 के प्रश्न उत्तर, जैसे देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन आपको लिखना होगा किसका, कितने का, बस 2 का। बस 2 क्वेश्चन का आपको उत्तर लिखना होगा, बस 2 क्वेश्चन का उत्तर लिखना होगा। बस ये 2 कीजिए या फिर ये 2 कीजिए। ठीक है, किसी 2 प्रश्न का उत्तर करना होगा। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हो गए, यानी कि दोनों प्रश्न के लिए 4 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, संस्कृत में उत्तर देना है। 9वां प्रश्न में आपका क्या आएगा, 9वां प्रश्न में आएगा आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9वां प्रश्न में क्या आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखने के लिए आएगा, ये टोटल 9 नंबर का पूछा जाएगा। निबंध में क्या क्या आपको तैयार कर लेना है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये चारों आप तैयार कर लीजिए, चारों टॉपिक पे निबंध तैयार कर लीजिएगा। चूँकि आप 10 में आ गए हैं तो आपको निबंध याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, तरीका समझ लीजिएगा और आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक, और इसी पैटर्न पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपने देखा होगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।